हेलो फ्रेंड्स, हमें आप लोगों को यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि हम आज से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए विशेष रूप से यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए एक नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी विषयों पर बहुत ही आसानी से और बहुत गहराई तक सारे टॉपिक क्लियर किए जाएंगे। इस कड़ी में हम सबसे पहले आज शुरुआत करते हैं इतिहास से। हम इतिहास के बारे में समझेंगे, इतिहास क्या होता है, इतिहास के क्या लाभ होते हैं, इतिहास कैसे समझा जाता है कि इतिहास क्या है। तो हमें इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास क्या होता है। हम देखते हैं इतिहास। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना होता है, इति धन ह प्लस आस। इतिहास में हम देखेंगे अर्थ, इतिहास के लाभ देखेंगे, इतिहास जानने के स्रोत देखेंगे। इति धन ह प्लस आस। इतिहास का तात्पर्य होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ। इति धन ह प्लस आस, जिसका तात्पर्य होता है ऐसा निश्चित रूप से हुआ है, अर्थात वह ज्ञान जो हमें सीमित साहित्यों और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है, वह ज्ञान जो हमें सीमित साहित्यों और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है, उसे इतिहास की संज्ञा दी जाती है। अर्थात इतिहास हमें सीमित साहित्यों और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि उस समय अर्थात 5वीं सदी में भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था और जिसका फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। सबसे पहले हमने इतिहास के बारे में जाना। इतिहास क्या होता है? इतिहास अर्थात ऐसा निश्चित रूप से हुआ है और वह ज्ञान जो हमें सीमित साहित्यों और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त होता है, उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है, किंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है। इन्होंने 5वीं सदी में हिस्टोरिका नामक एक पुस्तक लिखी और इन्होंने बताया कि उस समय भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश था, जिसका फारस के साथ व्यापारिक संबंध था। इतिहास से आखिर हमें इतिहास से लाभ क्या होते हैं? हम इतिहास क्यों पढ़ेंगे? इतिहास से हमें क्या जानकारी प्राप्त होनी है? ठीक है, जानते हैं इतिहास के लाभ। इतिहास से हमें ज्ञान और अनुभव प्राप्त होता है। इतिहास से हमारी समझ विकसित होती है। इतिहास से हमें संस्कृति और सभ्यता की जानकारी प्राप्त होती है। इतिहास से हमें कई सारी चीज़ें जानने को मिलती हैं। इतिहास से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, हमें अनुभव प्राप्त होता है। हमें ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने या प्रारंभिक मानवों ने या प्राचीन समय में लोगों ने क्या क्या किया था, किस प्रकार किया था, और उन चीज़ों से हम क्या सीख सकते हैं, हमें क्या उनसे अनुभव प्राप्त हो रहा है उनके द्वारा किए गए कार्यों से। इतिहास से हमारी समझ विकसित होती है। इतिहास से हमारी समझ विकसित होती है। हम समझते हैं कि प्राचीन समय में किस प्रकार से लोगों खाते थे, कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, किस प्रकार की उन्होंने अपने समाज को विकसित किया था, और किस तरह के बर्तनों में या किस प्रकार की धातुओं का वो प्रयोग करते थे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। इतिहास से हमें संस्कृति और सभ्यता की भी जानकारी प्राप्त होती है। हमें इतिहास से पता चलता है कि पहले के लोग किस तरह रहते थे, उनके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति थी या नहीं थी, जाति रंग भेद थे या नहीं थे। इन सारी चीज़ों की विस्तृत जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। हम देखेंगे इतिहास की कड़ी में हम देखेंगे इतिहास 2 तरह का होता है। 2 तरह का इतिहास हम पढ़ते हैं। पहला भारत का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। लेकिन हम चूँकि अभी भारत का इतिहास शुरू करने जा रहे हैं, तो भारत के इतिहास के बारे में शुरुआत से जानेंगे। हम कहाँ से जानेंगे? भारत का इतिहास अर्थात भारत का इतिहास क्या है, भारत के बारे में हम क्या क्या निश्चित रूप से जानते हैं। भारत शब्द का उल्लेख कहाँ कहाँ हुआ है, भारत के कौन कौन से नाम रहे हैं, उनके स्रोत क्या हैं। हम सबसे पहले देखते हैं, वर्तमान के हिसाब से देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अर्थात
इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है, भारत जो कि इंडिया है। सबसे पहले उल्लेख हमें अभी वर्तमान परिस्थिति में देखें तो हमारे संविधान ही हमें ये कहता है कि भारत दैट इज इंडिया या इंडिया दैट इज भारत। सबसे पहले हमें भारत और इंडिया का उल्लेख अभी देखें तो संविधान में प्राप्त होता है। लेकिन भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसे भारत हुआ, इंडिया हुआ, आर्यावर्त हुआ, अल हिंद हुआ, हिंदुस्तान हुआ, एंचू हुआ, एंतु हुआ, ब्रह्मवर्त हुआ, जम्बीदू हुआ, सप्त सिंधु प्रदेश हुआ, आर्यावर्त हुआ और जम्बू द्वीप हुआ। तो इन सब का उल्लेख कहाँ का मिलता है ये हम देखते हैं। भारत, इस भारत नाम का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर भारत मिलता है। एक अन्य जगह उल्लेख मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम भारत पड़ा है। जबकि कई जगह हमें प्राप्त होता है कि दशरथ पुत्र भरत अर्थात भगवान राम के भाई भरत के नाम पर इसे भारत कहा जाता है। हमें भारत के संदर्भ में कई जगह बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं, बहुत जगह उल्लेख मिलता है। अर्थात ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है कि भारत का नाम ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर पड़ा है, जबकि महाभारत में ऐसा उल्लेख मिलता है कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। और जबकि कई स्रोतों से हमें पता चलता है कि दशरथ पुत्र भरत अर्थात अयोध्या नरेश भगवान राम के भाई भरत के नाम पर इसे भारत कहा जाता है। इसके अलावा भारत को इंडिया किसने नाम दिया, इस बारे में हम जानेंगे। इंडिया यह नाम यूनानियों ने दिया। भारत को इंडिया यूनानियों द्वारा कहा जाता है। जबकि आर्यावर्त, भारत का नाम आर्यावर्त भी हमें कई जगहों पे मिलता है। तो इसमें हम देखेंगे कि यह नाम हमें सर्वप्रथम पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। आर्यावर्त नाम पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भारत नाम कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में ऋग्वैदिक जन भरत के नाम पर मिलता है। दुष्यंत और शकुंतला, महाभारत में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नाम मिलता है। जबकि दशरथ पुत्र भरत अर्थात भगवान राम के भाई भरत के नाम पर भी इसका नाम भारत माना जाता है। इंडिया नाम यूनानियों द्वारा दिया गया, जबकि आर्यवर्त नाम पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। हिंदुस्तान नाम जब हमारे देश में विदेशी आए तो उन्होंने भारत को सिंधु नदी के आधार पर सिंधुस्तान मतलब सको को हा के रूप में बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु की जगह हिंदू का प्रयोग किया और बाद में परिवर्तित होते हुए यह सिंधु ही हिंदू के नाम से पड़ा, हिंदुस्तान के नाम से पड़ गया। अर्थात तुर्क और ईरानियों द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। भारतवर्ष नाम का उल्लेख हमें महाभारत में भारत के लिए भारतवर्ष का प्रयोग किया गया है। जबकि सबसे पहले अगर अभिलेख की बात करें, इसके अलावा अगर अभिलेख की बात करें तो हाथी गुम्फा अभिलेख में इसे भारतवर्ष नाम दिया गया है। जबकि अल हिंद नाम कहाँ से मिलता है, अल हिंद नाम अरबों द्वारा अल हिंद कहा गया, भारत को अल हिंद कहा गया, अरबों द्वारा भारत को अल हिंद कहा गया। जबकि एंतु चेंचू इस नाम का प्रयोग, जैसे शब्द से समझ में आ रहा होगा किसने दिया होगा, इस नाम से भारत को चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा दर्शाया गया। भारत को एंतु चेंचू चीनी यात्री हुएनसांग द्वारा दिया गया। जबकि भारत का ब्रह्मवर्त नाम मनुस्मृति में मिलता है। भारत को ब्रह्मवर्त नाम से मनुस्मृति में लिखा गया है। जबकि जम्बूद्वीप नाम से भारत को अशोक के अभिलेखों और बौद्ध धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है। जबकि जम्बूद्वीप नाम का उल्लेख अशोक के अभिलेखों और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश, इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सप्त सिंधु प्रदेश का नाम हमें सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अब इसी कड़ी में हमने देख लिया कि भारत का इतिहास क्या रहा है, भारत के नामों का इतिहास क्या रहा है, कौन कौन से नाम रहे हैं। इसके अलावा हम भारत के इतिहास में अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास में हम प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे, स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ेंगे। हम भारत के इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, आधुनिक इतिहास और स्वतंत्रता के बाद का इतिहास विस्तार से पढ़ेंगे।
तो इस कड़ी में हम सबसे पहले प्राचीन इतिहास से शुरुआत करेंगे। प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसे विस्तार से जान लेते हैं एक बार, जिससे हमारा एक खाका बन जाए दिमाग में कि हम ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हमारा मेंटली हम उस तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएं कि हम आगे ये चीज़ें पढ़ेंगे, तो वो हम आधी चीज़ें अगर टॉपिक वाइज याद रहेंगी तो हम चीज़ों को अच्छे से आगे विस्तार से समझ पाएंगे। तो प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। नंबर 2 पे पढ़ेंगे कृषक और चरवाहा समुदाय, फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक कालीन समाज, पूर्व मौर्य काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर भारत, गुप्त राजवंश का साम्राज्य, हर्षवर्धन, दक्षिणी भारत के राजवंश। इसी क्रम में हम भारत के प्राचीन इतिहास को समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, मतलब इतिहास के स्रोत जो पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत मिले नहीं थे, उससे पहले की क्या स्थितियाँ रही थी भारत की। उसके बाद कृषक और चरवाहा समुदाय उस समय कैसा था, मतलब उस समय के लोग क्या करते थे, किस तरह से पशुपालन करते थे या नहीं करते थे, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत करेंगे, वैदिक कालीन समाज की, फिर पूर्व मौर्य काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विकास करेंगे, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर भारत, गुप्त राजवंश का साम्राज्य, हर्षवर्धन, दक्षिण भारत के राजवंश। इसी कड़ी में हम सबसे शुरुआत जब करेंगे भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ। भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियों में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ क्या होता है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल की अवधि क्या है, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत क्या हैं। पुरातात्विक स्रोत, दो प्रकार के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक किसे कहा जाता है, प्रागैतिहासिक किस समय को माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल के स्रोत क्या थे, हम कैसे जानते कि ये जो काल है वो प्रागैतिहासिक है, उसके बारे में हमें कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, तो उस बारे में हम समझेंगे। तो हमें साक्ष्यों के माध्यम से हम देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोतों से हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। उसके अलावा बाद में पढ़ेंगे पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल के बाद पढ़ेंगे पाषाण काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और लौह युग का प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम आइए आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है। प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या होता है, प्रागैतिहासिक अर्थ प्राक धन इतिहास, अर्थात प्रागैतिहासिक, प्राक में से होता है पहले का, इतिहास अर्थात इतिहास से पहले का। अब ये कौन सी बात हुई, इतिहास से पहले का इतिहास कौन सा होता है, इतिहास से पहले, इसका मतलब ये हुआ जिसका कोई साहित्यिक स्रोत ना हो, ऐसा इतिहास जिसका कोई साहित्यिक स्रोत ना हो, जिसका पता हमें पृथ्वी की खुदाई करने या पृथ्वी की सतह से जुड़ी हुई चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करने से पता चलता है। ऐसा इतिहास जिसका पता हमें पृथ्वी की खुदाई करने से प्राप्त साक्ष्यों और पृथ्वी से जुड़ी हुई चीज़ों से प्राप्त चीज़ों को विस्तृत अध्ययन करते हैं तो हमें उस इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल की अवधि कब से कब तक मानी जाती है, लगभग 33 लाख वर्ष पूर्व से होमोनिड मानव द्वारा 3200 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल माना जाता है। प्रागैतिहासिक काल की अवधि कितनी है, 33 लाख वर्ष पूर्व से 3200 ईसा पूर्व तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के स्रोत क्या हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ये हम आगे देख चुके थे, अब इसी को विस्तार से आगे देखने वाले हैं। पुरातात्विक स्रोत, ऐसे स्रोत जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं या पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए होते हैं। भारत में ऐसे स्रोत जो पृथ्वी के अंदर से हमें प्राप्त होते हैं या पृथ्वी की सतह से जुड़े हुए होते हैं, पुरातात्विक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई थी, जबकि पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत जो हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होते हैं या पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं।
भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण की शुरुआत 1860 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी, जबकि पुरातात्विक विभाग की स्थापना 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई थी। पुरातात्विक स्रोतों में कौन से स्रोत आते हैं? ऐसे स्रोत जो प्राचीन मानव द्वारा अवशेषों के रूप में छोड़े जाते हैं, पुरातात्विक स्रोत कहे जाते हैं। पुरातात्विक स्रोत किसे कहा जाता है? जो प्राचीन मानव द्वारा या पुराने समय में या हमसे पहले वाली पीढ़ियों ने जो भी चीज़ें अवशेषों के रूप में छोड़ी हैं, उन्हें पुरातात्विक स्रोत की श्रेणी में रखा जाएगा। इनमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? इनमें हो सकते हैं अभिलेख, हो सकते हैं मृदभांड, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, सिक्के हो सकते हैं, स्मारक हो सकते हैं। स्मारक मतलब कोई चीज़ें उनके द्वारा बनाई गई हों, कोई महल, कोई इमारत या फिर कोई अलग अलग तरह की चीज़ें बनाई गई हों, स्तंभ वगैरह बनाए गए हों, तो उन्हें स्मारक की श्रेणी में रखा जाए। गुहालेख मतलब गुफाओं वगैरह आदि में जो उन्होंने लेख लिखे हों उन्हें गुहालेख कहा जाएगा। चित्रकला, मूर्तिकला और कंकाल तंत्र आदि ऐसे चीज़ें होती हैं जिन्हें पुरातात्विक स्रोत माना जाता है। जैसे जैसे हम कहीं खुदाई करते हैं तो हमें हो सकता है कहीं पे कोई स्तंभ मिले जिस पे कुछ खुदा हुआ हो, कुछ लिखा हुआ हो। जैसे कहीं पे जाके, जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं कि कई मंदिरों में, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनकी दीवारों पर एक अलग टाइप की, अलग भाषा में कुछ लिखा हुआ, खुदा हुआ होता है। तो वो चीज़ देखेंगे। इस अभिलेख में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस कौन से समय में कौन कौन से अभिलेख लिखे गए थे, खोदे गए थे, जो हमें अभी तक प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे, सिक्का के बारे में पढ़ेंगे, स्मारक, गुहालेख, चित्रकला, मूर्तिकला और इसी क्रम में आगे बढ़ते जाएंगे। अभिलेख का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा किसी ठोस पत्थर, मानव द्वारा किसी ठोस पत्थर, धातु, बर्तन, ताम्रपत्र, ताड़पत्र, कागज आदि पर उकेरे गए संकेतों को, कागज आदि पर उकेरे गए संकेतों को अभिलेख की संज्ञा दी जाती है। अभिलेख का मतलब क्या होता है? मानव द्वारा किसी ठोस चीज़ पे, धातु पे, पत्थर पे, बर्तन पे या फिर कागज पे या ताम्रपत्र पे या किसी अन्य चीज़ पर कोई संकेत के रूप में कुछ लिखा जाता है तो उसे अभिलेख कहा जाता है। अब तक प्राप्त अभिलेख और उन पर मिले संदेश हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी क्रम में हम जानेंगे अभिलेख किस काल में कौन से अभिलेख थे। जैसे अशोक के समय में कौन कौन से अभिलेख रहे थे, भाब्रू अभिलेख है और बहुत सारे अभिलेख हैं। सबसे पुराना अभिलेख भोजकुई अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख है, अशोक के अन्य टोपरा, दिल्ली टोपरा अभिलेख है, मेरठ अभिलेख है। ये सारे अभिलेखों की जानकारी हम आगे के वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे ही आप लोग इस पर आगे पढ़ते रहिए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही प्रतिदिन आगे की कक्षाएं क्रम से लेते जाइए। थैंक यू। अगर आपके कोई सुझाव हो तब भी हमें कमेंट बॉक्स में बताते जाइए।